गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो के जरिए अपन जल प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली जो परियोजनाएं हैं और भारत में कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है जल प्रबंधन करने के लिए, जल का सदुपयोग करने के लिए, उसकी चर्चा करें। इससे पहले अपन ने चर्चा की थी, इससे पहले अपन ने अध्ययन किया था कि जल संसाधन के बारे में अध्ययन किया था कि जल संसाधन क्या होता है, विश्व के कितने प्रतिशत यानी कि जो धरातल का जो कितना प्रतिशत भाग है उस पर पानी है, कितने प्रतिशत भाग स्थल है और कितने प्रतिशत पानी का इस्तेमाल किस माध्यम से किया जाता है। ये चर्चा अपन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि जो जल प्रबंधन है, पहले देखो जल प्रबंधन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके कि जल प्रबंधन क्या है, इससे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं कि जल प्रबंधन क्या है, जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जल प्रबंधन किस माध्यम से किया जा सकता है, या जल प्रबंधन करने की जो मेथड विधियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाती है, उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जल प्रबंधन क्या है। देखो जल प्रबंधन का आशय क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कई रूप में दे सकते हैं, लेकिन अगर अपन इसका एक शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि जल प्रबंधन का मतलब क्या है कि जल का जो उचित प्रयोग करना, जल का उचित प्रयोग करना ही जल प्रबंधन है। जैसे अपन एक चर्चा करते हैं कि बारिश होती है, बारिश के माध्यम से पानी धरातल सतह पर आता है और उस सतह का जो पानी है वही नहीं रुक पाता है, वह छोटी छोटी नदियों के माध्यम से बड़ी नदियों में मिलता है, फिर उन नदियों में मिल करके ये बहुत बड़े जलाशयों में या महासागरों में पहुंच जाता है। तो जो पानी महासागरों में चला जाता है वह पानी मनुष्य के उपयोगी नहीं होता है, इसलिए उस पानी का इस्तेमाल करने के लिए उस बहते पानी को रोकना, उसका सदुपयोग करना या वर्षा की अनियमितता से बचना, सूखे व अकाल से बचना, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इन सब के लिए जो पानी का जो उचित प्रबंधन किया जाता है वही एक तरह से क्या कहलाता है, आपका जल प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन का मतलब क्या हुआ कि पानी को रोक करके उसका अनुचित उचित प्रयोग करना, ये जल प्रबंधन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जिसके माध्यम से पानी का सबसे अच्छे तरीके से निपटारा किया जाता है। ये स्थानीय प्राधिकरण, अभी किस तरह से किया जा सकता है जल प्रबंधन करना, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। ये दायित्व नहीं है कि सरकार ही जल प्रबंधन करे, क्योंकि अपने घर का जो पानी होता है, जो बह के जाता है, अपने छत का पानी बह के जाता है, अपने आंगन का पानी बह के जाता है, तो हमें उसका सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन सदुपयोग करने से पहले उसका प्रबंधन करना उचित है। बिना प्रबंधन किए हम एक माह बाद, जिससे आप चाहोगे एक माह बाद उस पानी का इस्तेमाल करें, कैसे कर पाओगे? इसके लिए उसका प्रबंधन आवश्यक है। उसके लिए छोटे छोटे टाँके बनाने पड़ेंगे या आपके लिए अंडरग्राउंड होल बनाने पड़ेंगे, उसमें आपको पानी को का निकास उसमें करना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उस पानी का इस्तेमाल आप बाद में कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो नगर पालिकाएं होती हैं, जो नगर निगम होते हैं, इनके माध्यम से भी जल प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। नहीं कह रहे हैं, और सरकार के माध्यम से भी जल प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जल प्रबंधन ये अपने स्थानीय स्तर पर भी किया जा सकता है, निजी रूप में भी कर सकते हैं, और सरकार अपने माध्यम से भी जल का प्रबंधन कर सकती है। तो जल प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जिसके माध्यम से पानी का सबसे अच्छे तरीके से निपटारा या उसका उपयोग किया जाता है। ये स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है या यह घर पर व्यक्तिगत रूप से या घर पर रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है। ये इसका आंसर हो गया कि जल प्रबंधन क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको ये नहीं पता है कि प्रश्न पूछा क्या गया है। पूछते हैं कि जल प्रबंधन क्या है, तो लिख देते हैं कि जल प्रबंधन क्यों आवश्यक, उसका उत्तर लिख देते हैं। कभी कभार पूछा था कि जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, तो उसमें लिख देते हैं जल प्रबंधन की डेफिनेशन लिखते हैं कि दोनों अलग हैं। कुछ मायने में देखते हैं दोनों अलग होते हैं। अब बात करते हैं जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आप आम लोग देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए जल की मांग भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये भी देख रहे हैं कि वर्षा की जो अनिश्चितता है, अनियमितता में बढ़ोतरी होती जा रही है। बारिश समय पे नहीं होती है, समय से पहले होना, मात्रा से कम होना। तो ऐसी समस्या में, ऐसी स्थिति में क्या होता है
कि देश में अकाल और सूखा उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? अकाल और सूखा उत्पन्न हो जाता है। तो इन अव्यवस्थाओं से बचने के लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन्हें अव्यवस्थाओं से बचने के लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए जल प्रबंधन की आवश्यकता की अपन चर्चा की है कि बहते व्यर्थ जल का सदुपयोग, बढ़ती जनसंख्या की मांग पूर्ति एवं मानसून की अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें जल प्रबंधन अपनाना पड़ेगा और जल प्रबंधन अपना करके पानी को रोक करके जनसंख्या की मांग की पूर्ति कर सकते हैं। और मानसून, ये जो जलवायु में जो घटनाएं घटती है ना, मानसून का समय पे नहीं आना, पहले तो ऐसी अनिश्चितता से हम कुछ हद तक बच सकते हैं। सूखे और बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सकता है। तो ये होता है जल प्रबंधन का आशय कि बहते व्यर्थ जल का सदुपयोग, बढ़ती जनसंख्या की मांग पूर्ति एवं मानसून की अनियमितता के कारण सूखे अकाल से निपटने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पर है कि जल प्रबंधन क्या है, अर्थ है जल प्रबंधन का यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक, अब जो जल प्रबंधन है ये कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए, उसकी चर्चा करते हैं। देखो, जैसे अपने 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई। क्या अपनाई गई? पंचवर्षीय योजनाएं तो 1951 से अपने देश में लागू हुई थी और चल रही है अब तक। ठीक है, अपने इसमें देखते हैं इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल परियोजनाएं अपनाई गई हैं और उसके द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में या बहते जल को रोक करके वहां पर बड़े बड़े डैम बना करके उसका अनेक कार्यों में उपयोग करना संभव कर दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में आजादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, इन जल परियोजनाओं का जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं अपनाई गई, क्यों अपनाई गई? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं होती हैं इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनसे क्या लाभ होता है अपने को, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जो अभी बात कर रहे थे कि वर्षा की अनियमित और अनिश्चितता, बाढ़ और सूखे की जो स्थिति पैदा होती है उसकी समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के माध्यम से जिन क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध नहीं है, भूमिगत जल स्तर बहुत गहराई में चला गया है, अपने स्तर पर भू सतह पर पानी नहीं है, उन क्षेत्रों में वर्षा के पानी को रोक करके, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है या राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ऐसे जो एरिया हैं, यहाँ पर ऐसे राज्य हैं, यहाँ पर जिले हैं, यहाँ पर वर्षा के पानी को रोका जाता है टाँपों के माध्यम से, गहरे कुएं बनाए जाते हैं, उनको पक्का किया जाता है, पानी उसमें चला जाता है, तो वर्षा जाने के बाद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पेयजल की रोपनी भी कर सकते हैं, सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक जो मछली पालन व्यवसाय है, क्या जो कृषि के लिए तो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो मछली पालन है उस मछली पालन के लिए भी बड़ी बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं अपना करके बड़े बड़े डैम बना करके उसमें मछली पालन किया जा सकता है। तो ये इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक तरह से उद्देश्य होता है, इनसे अपने को इस तरह के लाभ हो सकते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि जो जल परियोजनाएं होती है इनको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई एक जल परियोजना अपनाए, उसका इस्तेमाल एक ही क्षेत्र में करें, जैसे कृषि क्षेत्र में करें, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में नहीं करें तो वो बहुउद्देशीय परियोजना नहीं होगी। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि ऐसी जल परियोजना जिसका
इस्तेमाल अनेक कार्यों में या अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है। जैसे सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, मछली पालन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, मिट्टी के कटाव को रोकने में भी इसका उपयोग होता है। साथ साथ बहुत अन्य प्रकार की जो कृषि होती है वो भी इसमें की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये कह इसमें विद्युत उत्पादन का जो कार्य भी किया जा सकता है, बिजली भी बनती है। तो एक तरह से एक डैम बना करके, एक बड़ा बांध बना करके उस बांध के पानी का उपयोग अनेक क्षेत्र में किया जा रहा है। इसे कृषि में किया जा रहा है, पेयजल के रूप में किया जा रहा है, मछली पालन के लिए किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो इसी प्रकार की परियोजनाओं को हमें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जल जो परियोजनाएं होती हैं उनको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, या आपसे कोई बहुउद्देशीय परियोजना का आपसे क्या होता है, ऐसी परियोजना जिनके उद्देश्य अनेक होते हैं, जिसका इस्तेमाल अनेक प्रकार के क्षेत्र में किया जाता है, इस प्रकार की परियोजना को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। एक विशेष नोट लगा करके मैंने लिखा है कि अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि देश की जो जल परियोजनाएं हैं, देश की जितनी भी जल परियोजनाएं हैं वो एक कोई आम परियोजना नहीं है, वो देश के लिए एक विशेष परियोजना मानी गई है, वो अपने एक लाइफलाइन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसलिए उन परियोजनाओं को नेहरू जी ने क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर। जिस प्रकार से हम मंदिर में एक देवता रूपी एक पत्थर को मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, हम उसमें एक विश्वास जताते हैं, हमारा एक आत्मविश्वास से बढ़ता है, उसी प्रकार से देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन जल परियोजनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए नेहरू जी ने इसे क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर के नाम की संज्ञा इसको दी है, मंदिर इसको कहा है। इसलिए ये परियोजनाएं कोई आम परियोजनाओं में नहीं होती हैं, तो विशेष परियोजनाएं मानी जाती हैं। इसका उद्देश्य एक नहीं अनेक माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के प्रश्न आ गए कि पहला कि अभी बात कर रहे थे कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनके उद्देश्य क्या होते हैं, जो उद्देश्य आपके पास लिखे हुए हैं ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, ये आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि इनको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, तो उसकी चर्चा आपने कर ली। बहुउद्देशीय परियोजना इनको क्यों कहते हैं, आपसे एक शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि जो जल परियोजनाएं हैं उनको आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, ये अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा। ठीक है, अब अपन ने चर्चा की कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय, देखो पंचवर्षीय योजना कैसे स्टार्ट की गई, 1951 में स्टार्ट की गई, वो 56 तक चली। 56 से दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, वो आगे 65-61 तक चली। 61 से जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई वो 66 तक चली गई। कहाँ तक चली गई, 66 तक। 66 के बाद में अब जो 1961 को 66 का जो दौर है ये भारत के लिए बहुत कठिन दौर है। इसमें विश्व युद्ध हो गए थे, अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसलिए उस परियोजना का लाभ नहीं मिल पाया। तो 1966 से लेकर के 69 तक 3 परियोजनाएं, एक वर्ष की परियोजनाएं अपना एक इसको रोलिंग प्लान कहते हैं अपने, या योजना विकास कहते हैं। फिर 69 से 74 तक अगली चौथी परियोजना अपनाई गई, फिर 74 से आगे तक परियोजनाएं अपनाई गई, फिर 79 के अंदर एक वर्षीय परियोजना अपनाई गई, फिर 80 के बाद में। तो इस तरह से अपने 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और ये 13वीं पंचवर्षीय योजना अपने यहाँ पे चल रही है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य लिया जाता, लक्ष्य लिया जाता, उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ये जल परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये किस स्तर पर है, इनका भाई रखरखाव कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके आधार पर इसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर लेते हैं। और वो डिवाइड कौन कौन से होते हैं कि अपने देश में एक तो केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। सभी कार्यों का डिवाइडेशन केंद्र और राज्य में कर लेते हैं। तो इनका भी डिवाइडेशन कर दिया गया, इनको भी डिवाइड किया गया है कि केंद्र सरकार की परियोजनाएं कौन सी हैं
और राज्य सरकार की परियोजनाएं कौन सी हैं। अब यहाँ पे अपने देख बहुत सारे बच्चे मतलब केंद्र सरकार की परियोजना और राज्य सरकार की परियोजना में क्या अंतर होता है, या अपन किसे तो एक केंद्र सरकार की परियोजना कहें और किसे राज्य सरकार की परियोजनाएं कहें। तो आप ये देखिए कि जो ऐसी परियोजना जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा किया जा सकता है या जिनका विस्तार 2 या 2 से अधिक राज्यों में होता है, उस प्रकार की परियोजनाओं को हम एक तरह से केंद्र सरकार की परियोजनाएं कहते हैं। और कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो एक राज्य विशेष के लिए होती है या 2 राज्यों के लिए होती है। इस प्रकार की जो कुछ परियोजनाएं होती हैं उनको हम राज्य सरकार की परियोजनाओं के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कि वो परियोजनाएं तो कौन कौन सी हैं जो केंद्र सरकार के दायरे में आती है और वो परियोजनाएं कौन सी, जल परियोजनाएं कौन सी हैं जो राज्य सरकार के दायरे में आती है, इसकी हम चर्चा पे करेंगे। केंद्र सरकार की बात करते हैं, एक परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना का नाम आपने सुना होगा कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और पंजाब तक इसका विस्तार है और ये सतलज नदी है उस पर बनी हुई है। जैसे ये बहुउद्देशीय परियोजना है। छोटा सा मैप बना रहा हूँ आपके लिए, स्थिति को देखिएगा। यहाँ पे एक परियोजना बनी हुई है अपनी, यहाँ पे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पास में परियोजना है, उसका नाम भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा और नागल 2 अलग परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो भाखड़ा नागल से आगे उससे दूरी पे एक परियोजना अपनाई गई है, उसको भाखड़ा नागल परियोजना कहते हैं। 2 परियोजनाएं हैं, ठीक है। ये कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना। और भाखड़ा नागल का जो पीछे का जो डैम है उसको गोविंद सागर झील के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। ये रिहंद परियोजना यूपी की है, कहाँ की है? यूपी की। रिहंद नदी है, उस रिहंद नदी पे एक परियोजना अपनाई गई है, उसको पर रिहंद परियोजना कहते हैं। क्या परियोजना कहते हैं? रिहंद परियोजना के नाम से जानते हैं। दामोदर परियोजना, अभी डीवीसी की बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं डीवीसी, दामोदर व्यास कॉर्पोरेशन। ये भारत की पहली जल परियोजना है, भारत की पहली परियोजना है। भारत में जो भी परियोजना स्टार्ट की गई थी वो दामोदर के बाद में स्टार्ट की गई। और ये दामोदर जो परियोजना है ये जो अमेरिका की जो पहली सी जो परियोजना है उसके आधार पे तैयार की गई थी। तो एक तरह से ये अपना जो झारखंड वाला है, पश्चिमी बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे जो दामोदर नदी बहती है तो वहाँ पर एक डैम बनाया गया है, वो एक दामोदर परियोजना आती है। हीराकुंड परियोजना, ये जो हीराकुंड परियोजना है ये उड़ीसा की परियोजना है। कहाँ की परियोजना है? उड़ीसा। उड़ीसा में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है महानदी। तो महानदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई है, उसको अपन क्या कहते हैं? हीराकुंड परियोजना कहते हैं, ठीक है। कोसी नदी, ये नाम से जानते हैं कि जैसे आपसे पूछे कि भाई बिहार का शोर किसे कहते हैं? बिहार का सोरो बिहार। तो यहाँ पे एक नदी बहती है, कोसी नदी बहती है, इससे एक डैम बनाया गया है, इसको अपन एक तरह से कोसी परियोजना कहते हैं। अब ये कोसी परियोजना क्यों बनाई गई थी? यानी कि इससे प्रतिवर्ष बिहार में बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। उस को कम करने के लिए यह आपकी जो कोसी नदी परियोजना बनाई गई। टिहरी, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 200 लगभग 261 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 200 मीटर। अरे उत्तराखंड में आपके, कहाँ पे? उत्तराखंड खंड में, यहाँ पे बहुत ऊंचा बांध है, इसको अपने एक तरह से टिहरी बांध कहते हैं। और ये भी एक केंद्र सरकार की परियोजना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं राज्य सरकार की कुछ परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजनाएं हैं? राज्य सरकार की कुछ परियोजनाएं। जैसे चंबल नदी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, चंबल नदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है चंबल नदी है। तो ये चंबल नदी इस तरह से निकलने के बाद इस तरह से बह करके यूपी में चली जाती है। तो ये जो चंबल नदी परियोजना है ये राजस्थान और
आरजे प्लस एमपी, इसकी आरजे प्लस एमपी की मध्य प्रदेश की परियोजना है और इसका इस्तेमाल है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में किया जाता है। ये परियोजना फिर आगे जाकर के अपने जो यमुना नदी है उस यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। नागार्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश की परियोजना, कहाँ की परियोजना है? आंध्र प्रदेश की परियोजना है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना की बात करते हैं तो ये तो आंध्र प्रदेश की, इसकी है आंध्र प्रदेश। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। और तुंगभद्रा की बात करते हैं तो ये कर्नाटक की और आंध्र प्रदेश की परियोजना है, इसकी है आंध्र प्रदेश। यहाँ से तुंगभद्रा नदी जाती है, इस पर डैम बना रखा है, उसको तुंगभद्रा परियोजना कहते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात, एमपी और राजस्थान की परियोजना है, ठीक है। यहाँ पर एक सरदार सरोवर बांध बना रखा है यहाँ पे, जिसके द्वारा तीनों को पानी मिल जाए, ठीक है। इसके बाद में मयूराक्षी और फरक्का परियोजना की बात करते हैं। मयूराक्षी और फरक्का परियोजना, ये परियोजना ये पश्चिमी बंगाल की परियोजना है। कहाँ की परियोजना है? पश्चिमी, यहाँ पे फरक्का परियोजना है, इसके पास में मयूराक्षी परियोजना है। तो ये दोनों परियोजना कहाँ है? पश्चिमी बंगाल की परियोजना है। कहाँ की? ये पश्चिमी बंगाल की परियोजना, वेस्ट बंगाल की परियोजना है। उसके बाद में माही नदी की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण नदी मानी गई है और ऐसा भी प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो माही नदी है ये कर्क रेखा को काटती है। इसको काटती है, कर्क रेखा को काटती है और ये एक बार उत्तर में जाकर के फिर वापस दक्षिण की ओर घूम जाती है। यहाँ पर ये नदी बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है ये माही नदी, ठीक है। इस पर माही नदी पे 3 बांध बना रखे हैं, जो एक गुजरात में पड़ता है और 2 राजस्थान के अंदर पड़ते हैं। आगे चलते हैं, ये माही नदी है, ये गुजरात और राजस्थान की, इसकी है गुजरात व राजस्थान, ठीक है। इसके बाद में गंडक की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है, ठीक है। एक मच्छकुंड परियोजना, ये अपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की परियोजना है, यहाँ बनी हुई है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, प्रदेश व उड़ीसा की परियोजना है। तो इस प्रकार से इसके अलावा बहुत सारे छोटी छोटी परियोजनाएं हैं राजस्थान में, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य परियोजनाओं की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की परियोजना भाखड़ा नागर परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना और टिहरी परियोजना, ठीक है। इसके बाद में राज्य सरकार की परियोजनाओं की बात करते हैं तो चंबल परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना है, मयूराक्षी और फरक्का परियोजना है, माही परियोजना है, गंडक परियोजना है और मच्छकुंड परियोजना है। तो ये थी अपने राजस्थान और भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं। अब हम यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे।